नमस्कार, थिंक 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीपाल सक्तावत और आज सिविल लाइंस में बातचीत एक ऐसे खिलाड़ी से जो कबड्डी के मैदान में था तो भी अपने जौहर दिखाता था और राजनीति के मैदान में आया तो वहां भी अपने जौहर दिखा रहा है। पंचायत राज संस्था हो, चाहे कोऑपरेटिव सेक्टर हो, चाहे सक्रिय राजनीति हो, तीनों में पूरा दखल रखने वाले चंद्रभान सिंह आज्ञा। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा से सिविल लाइंस में आज बातचीत। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बहुत कम उम्र में राजनीति शुरू कर दी और पूरे मेवाड़ में शायद पहले व्यक्ति थे जो 21 साल की उम्र में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन बन गए जिले के। कैसे शुरुआत हुई राजनीति का? मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्टूडेंट रहा हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का शुरू से हम लोगों ने काम किया है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हम लोगों ने काफी सीखा है और आज जिस जगह हूँ उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बहुत बड़ा काम है। क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शिक्षक कैसे, स्टूडेंट कैसे आगे बढ़े, कैसे है पॉलिटिक्स में कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मैं कॉलेज का संयोजक भी रहा हूँ, चित्तौड़ शहर नगर का संयोजक भी इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहा हूँ। और अखिल भारतीय विद्यार्थी में काम करते हुए जब मैं घर पे जाता था, मेरे फादर सरपंच थे, मेरे मदर भी सरपंच रहे हुए हैं और एक पॉलिटिक्स का मेरे वहाँ एमएलए का आना जाना रहता था, एमपी का आना जाना रहता था। तो मेरे को शुरू से शौक था कि मेरे को कुछ बनना है और उस टाइम से मैंने सोचा था कुछ बन जाऊं। उसके लिए जब सहकारी समिति के चुनाव हुए थे तो मैं बहुत कम उम्र में, जब मैं कॉलेज में था उस टाइम में वार्ड पंच बन गया। वार्ड पंच के बनने के बाद में सहकारी समिति के पंचायत के चुनाव हुए थे, आख्या पंचायत का, तो उस टाइम में सहकारी समिति का अध्यक्ष बन गया। सहकारी समिति अध्यक्ष बना और उसी टाइम हमारे वहाँ नरपत सिंह जी राज भी मंत्री थे और बद्रीलाल जी हमारे वहाँ से, कापासन विधानसभा से बद्रीलाल जी जाट वहाँ से एमएलए थे। तो फिर मैं पंचायत समिति सदस्य का मेरे को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी से और वो भारतीय जनता पार्टी से पंचायत सदस्य 913 वोटों से पंचायत सदस्य का चुनाव जीता। और मैं सबसे राजस्थान में सबसे कम उम्र का होगा जब मैं 22-22.5 साल का भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष बन गया। और आज जिस जगह में बड़ा हूँ, जिस जगह में खड़ा हूँ, आज मैं सोच सकता हूँ कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो स्टूडेंट होता है वो आगे जरूर बढ़ता है। और मैं स्पोर्ट्स में भी शुरू से कबड्डी का अच्छा खिलाड़ी रहा हूँ। कबड्डी शुरू से मैं कबड्डी का खेल खेलता था। मैं डिस्ट्रिक्ट में भी अच्छी पोजीशन रही है, बेस्ट प्लेयर रहा हूँ। स्टेट में मेरी अच्छी पोजीशन रही, ऑल इंडिया भी मैंने खेला है और नेशनल भी मैंने खेला है। मैंने बीपीएड करी है, एमपीएड करी है और मेरा एनआईएस में भी सिलेक्शन हो गया। पर राजनीति में आने की वजह से मैं एनआईएस नहीं कर पाया और आज मैं एमएलए हूँ। तो कोऑपरेटिव में मेरा बहुत अच्छा काम रहा है। आप कोऑपरेटिव में रहे, स्पोर्ट्स में रहे, पंचायत राज संस्थाओं से आपने शुरुआत की राजनीति की। स्पोर्ट्स स्पिरिट कितना साथ देती है इसमें राजनीति में? स्पोर्ट्स में मैं जब रहा हूँ, हम छोटे थे, छोटे छोटे जिस टाइम खेलते थे, कबड्डी खेलने जाते थे, स्टेट डिस्ट्रिक्ट खेलने जाते थे, कभी चूरू गए, झुंझुनू गए, सीकर गए। तो आल और बाहर की दुनिया में हम लोगों ने देखी है। खिलाड़ी होता है वो बाहर की दुनिया भी देखता है। उसके बाद स्टेट से बाहर जाने का भी मौका मिला। छत्तीसगढ़ भी गए थे हम, रायसेन गुजरात में नवसारी भी गए थे। तो बाहर जाने का भी हम लोगों को मौका मिला। तो काफी चीजें बाहर के लोगों को देखने से, काफी बाहर के लोगों से सीखने को भी हम लोगों को काफी मिला। और इस पॉलिटिक्स में जब से मैंने शुरुआत तो बाद में करी थी, पर स्पोर्ट्स में मैंने काफी अच्छा देखने को मिला, सीखने को मिला। एक अच्छी टीम वर्क से हम काम कैसे कर सकते हैं, टीम कैसे आगे बढ़ सकती है, एक कॉम्बिनेशन अपन आपस कैसे बिठा सकते हैं। तो एक स्पोर्ट्स में भी आज जिस जगह पॉलिटिक्स में, उसमें स्पोर्ट्स में भी बहुत बड़ा हाथ है। मैं कबड्डी संघ का जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ और काफी कबड्डी में काफी एक्टिव रहा हूँ। और मैंने जिस जगह आज जो है उसमें स्पोर्ट्स का भी मैं कम हाथ नहीं मानता हूँ, स्पोर्ट्स का भी अच्छा हाथ मानता हूँ। वो जो टीम स्पिरिट है, टीम भावना है, वो आज कबड्डी के खेल में ही होती है। पूरी टीम अगर एक साथ खेलेगी, एक साथ कॉम्बिनेशन बिठाई, एक से 7 तक, कौन ब्लॉक मारेगा, कौन 1 नंबर पे खेलेगा, कौन 7 नंबर खेलेगा, कौन 3 नंबर पे खेलेगा, कैसे खेलेगा, कि अपन की व्यूरचना कैसे होगी, सामने वालों को अपन पूरी टीम, उनका पहले मैच किससे हुआ है उसका अपन पूरा मैच देखेंगे, उसका मैच देखे उस खिलाड़ी को कैसे, कौन से अपन ग्रिप में लेंगे, कैसे करेंगे। वो क्योंकि एक कबड्डी का वो गेम था स्पोर्ट्स में, और आज वही गेम वापस पॉलिटिक्स में हो गया। तो मैं सोच सकता हूँ उसमें कबड्डी और स्पोर्ट्स में कोई ज्यादा गैप नहीं है। तो एक मतलब स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स में। और अच्छा, आपका गांव जो है आकिया, ये आता है कपासन में, पहले कपासन कॉन्स्टिट्यूएंसी में था। गांव की बारे में आप बताइए थोड़ा, किस तरह से? आपने कहा कि आपके मदर भी सरपंच रहे, फादर सरपंच रहे और अब आपकी वाइफ जो है वो वहां से प्रधान है बदेसर से।
मेरा ग्राम पंचायत गांव आख्या रहा है, उसमें 7 गांव थे। वहाँ 50% एसटी थी और वहाँ 20% एसी है। तो 70% तो एसी और एसटी की बस्ती है और दूसरी सभी ओबीसी ओबीसी कास्ट भी करीब 20% के आसपास है। 10% में सिर्फ सामान्य वर्ग के लोग रहते हैं और उसमें मेरे फादर का प्रेम भी उनके प्रति अच्छा रहा है, मेरे प्रति भी वो लोग पॉजिटिव हैं। आज वहाँ कोई भी चुनाव हुआ हो, वो 100% वो लोग अच्छे टच में, उनके सुख दुख में खड़ा होना, मौत वर्ग में खड़ा होना, आज कोई बीमार हो जाए उनके साथ जाना है, या उनके कोई छोटा मोटा संबंध भी करना हो ना, तो आज वो मेरे को पूछेंगे कि मेरे साथ वहां संबंध कर लें क्या, वहां पर बात कर लें क्या, बच्चे का संबंध कर लें, बेटे का संबंध कर लें, उसकी छोटी मोटी कोई भी हॉस्पिटल की कोई बात भी हो, कोई दिक्कत भी आएगी, वो फोन जरूर करेगा। और आज वो वहां में जाता हूँ तो मेरे को लगता है कि उनके साथ उठना बैठना। और आज राजनीतिक में जिस जगह में खड़ा हूँ उसमें मेरी पंचायत का, आज्ञा पंचायत का बहुत बड़ा हाथ है। मैं शुरू से सहकारी समिति का अध्यक्ष बना हूँ, या मैं पंचायत सदस्य में बना हूँ, या मेरे गांव की पहले चंद्री भाई रेगर प्रधान रही हो, या मेरे वहां से पंचायत समिति प्रताप भील रहा हो, या आज भाई वहां से प्रधान है। तो उन लोगों का तो बहुत बड़ा आशीर्वाद भी उन लोगों को रहा है। और एसी और एसटी बस्ती में आज हम लोगों ने जो काम किया है, वो लोग आज अच्छी सर्विसेज में हैं, अच्छे काम धंधे में, अच्छे बिजनेस में, और अच्छी जगह वो लोग भी पहुंचे। कहते हैं कि वहां के लोग कहते हैं कि चंद्रभान जी पे सांवरिया जी की बड़ी कृपा है। देखो, इष्ट तो आदमी को रखना चाहिए, किसी न किसी का इष्ट तो होना ही चाहिए। और आज सांवरिया सेठ का हमारे वहां मेवाड़ में नहीं, पूरे देश में, राजस्थान में नहीं, पूरे देश में मेवाड़ में सांवरिया सेठ का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और सांवरिया सेठ का जिस प्रकार का चमत्कार है, वो वास्तव में एक बार मैं करीब डेली दर्शन करने की कोशिश करता हूँ सांवरिया सेठ के। और सांवरिया सेठ का दर्शन करने से, या उनसे मन्नत मांगने से, या वहां जो भीड़ बढ़ी है, मैं सोच सकता हूँ सांवरा जी में बहुत बड़ा चमत्कार है। और आज जिस जगह पॉलिटिक्स में भी हो, या काम धंधे में हो, बिजनेस में हो, आज एवरेज वहां 10-12 करोड़ रुपए महीने के निकलते हैं। तो कोई तो आज उसकी मन्नत किसी आदमी की पूरी होती है, इसलिए निकलते हैं। और हम लोग परिवार के नहीं, हम आसपास के गांव के भी लोग सांवरा जी के प्रति बहुत बड़ी उनकी आस्था है। और जो 5:30 बजे मंगला आरती होती है, उसमें हर लोग जाने की कोशिश करता है। और आज सांवरा जी में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। आने वाले दिनों में सांवरा जी देश का बहुत बड़ा चमत्कारी मंदिर होगा। ऐसा कहते हैं कि चंद्रभान जी और कहीं मिले ना मिले, उस सुबह की आरती में जरूर मिलेंगे सांवरिया जी। मैं सांवरिया सेठ से प्रार्थना करता हूँ और करीब करीब जाने की कोशिश करता हूँ, कोई मंगला आरती में मैं चला जाऊँ। मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी वाइफ जाने की कोशिश करेगा, परिवार का कुछ सदस्य सांवरिया सेठ के हाजिर जरूर बढ़ाएगा। और हम कोशिश करते हैं, यार मैं देश के किसी भी कोने में हूँगा, अमावस्या ऐसी चीज होती है तो अमावस्या को तो हर आदमी वहां पहुंचने की कोशिश करता है। और मैं भी अमावस्या को, वहाँ विशेष सांवरिया जी का दिन रहता है और उस दिन तो मैं 100% जाता हूँ। और मंगला आरती में नहीं भी जा पाया तो मैं सांवरिया जी की सुबह 5:45 से लगाकर 11 बजे तक उसके पट खुले रहते हैं, एक बार दर्शन जरूर करता हूँ। चित्तौड़ से आने जाने में 1 घंटा लगता है, आधा घंटा 20-22 मिनट जाने में लगते हैं, 20-22 मिनट चित्तौड़ आने में लगते हैं, और 10 मिनट दर्शन करने में लगते हैं। इसलिए दर्शन जरूर करता हूँ। मतलब कृपा सांवरिया जी की माता, सांवरिया सेठ की कृपा भी है। और हमारे किले में कालिका माता जी का स्थान भी है। कालिका माता जी भी हम सब लोगों को आशीर्वाद है, इसलिए विधानसभा में सब अच्छी खुशहाली है, अच्छी बारिश है, अच्छा काम है। पहले चुनाव में आपका जो अंतर था जीत का, वो दूसरे चुनाव में दुगुना हो गया, दुगुने के आसपास। जबकि होता ये है कि एक बार परख लेने के बाद में या तो जीतना मुश्किल होता है, या जीतता है तो बहुत मुश्किल से जीतता है। जनता का स्नेह प्यार, जिस प्रकार में फर्स्ट चुनाव लड़ा था, और फर्स्ट चुनाव में मैं 12,000 के लमसम में चुनाव जीता था, और वास्तव में लोगों ने खूब स्नेह प्यार खूब दिया था। और आज भी जनता के बीच में मैं हर सुख दुख में, हर काम में, हर शादी हो, ब्याह हो, या मौत बरकत हो, या ऐसा कोई भी फंक्शन हो, मैं उसमें जाने की कोशिश करता हूँ। और 13 से 18 भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वसुंधरा जी के नेतृत्व में, मैं वहां से एमएलए था। वहां से काम, यहाँ से जितना भी विकास हो सकता है, जितना भी डेवलपमेंट हो सकता है, या जो हो सकता है, वो हम एक टीम वर्क की भावना से वहां से सरकार में हम लोगों ने काम किया है। और उसी के कारण मैं आज दूसरे चुनाव में मैं 24,000 वोटों से जीता हूँ। तो उसमें जनता का स्नेह प्यार है। और आने वाला जो भी पार्टी संगठन के हम लोग साथ हैं, पार्टी संगठन का जो आदेश होगा, तो तीसरा चुनाव भी हम अच्छे वोटों से हम निकालेंगे। ये पूरा भरोसा है? भरोसा नहीं, 100% मैं आपको कहता हूँ, अब की बार 12 से 24 हुआ, 24 से 48-50 से हम वापस चुनाव जीतेंगे। अच्छा, जब आपने पहली बार चुनाव लड़ा था एमएलए का,
तो क्या परिकल्पना थी चित्तौड़गढ़ को लेकर के कि इस तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसी तैयार होनी चाहिए, कितना कर पाए, आगे क्या योजना है? चित्तौड़ विधानसभा हो या लोकसभा हो, शुरू से चित्तौड़गढ़ विधानसभा और लोकसभा से बाहरी प्रत्याशी के रूप में लोगों में मन में था, क्योंकि जसवंत सिंह जी भी बाहर से चुनाव लड़े थे और वहां से जाला साहब भी बाहर से चुनाव लड़े थे। नरपत सिंह जी राजवी भी हमारे बहुत स्नेह प्यार है, मैं उनको आदर्श मानता हूँ और मेरे गुरु के रूप में भी आज उनके सानिध्य की वजह से मैं यहाँ बढ़ा हूँ। तो पर वो भी जयपुर से बिलोंग करते थे और जब पहली बार टिकट मिला तो लोगों के मन में यह था कि यार हम लोकल किसी आदमी को भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला है, तो लोगों की भावना भी थी, सब लोगों को साथ भी था। और जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो मैंने काम किया है वो टीम भी यूथ थी, और जो मैंने कोऑपरेटिव का पूरे जिले में काम किया है, पूरे राजस्थान में हम लोगों ने काम किया है, और कोऑपरेटिव का मूवमेंट भी हम लोगों के बीच में पॉजिटिव था। और कोऑपरेटिव का मूवमेंट आज भी चित्तौड़गढ़ डेयरी का मामला हो, बोले भूमि विकास बैंक का हो, बोले अर्बन कोऑपरेटिव का मामला हो, या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हो, या पेक्स हो, या लेम्स हो, भंडार हो, मार्केटिंग हो, सभी आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है। और वो आज कोऑपरेटिव का मूवमेंट इतना बड़ा मूवमेंट है, उसकी वजह से हम आज अच्छी पोजीशन में हूँ और आने वाले दिनों में भी कोऑपरेटिव भारतीय जनता पार्टी के अंडर में साथ है। तो हम 100% हम अच्छे वोटों से और अच्छे कामों से हम जीतेंगे, क्योंकि विकास डेवलपमेंट तो हम लोगों ने किए है और लोगों के बीच में हर सुख दुख में हम लोग खड़े रहते हैं। क्या परिकल्पना क्या है, किस तरह की चित्तौड़गढ़ को किस तरह से डेवलप करना चाहते हैं? चित्तौड़गढ़ को वास्तव में आने वाले दिनों में जिस प्रकार जयपुर में डेवलपमेंट हुआ है, जोधपुर में डेवलपमेंट हुआ है, उस प्रकार का डेवलपमेंट हम चित्तौड़ को कैसे कर सकते हैं, हेरिटेज में हम कैसे ला सकते हैं, आज वहाँ का पर्यटक दृष्टि हम पर्यटक कैसे बढ़ा सकते हैं, आज चित्तौड़गढ़ के चारों तरफ इसको सिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं वहाँ, और हम अच्छा कैसे क्या सकते हैं, हमारी रोड की व्यवस्था हो, आज वहाँ बाईपास की व्यवस्था हो, आज चित्तौड़गढ़ को पूरा जोड़ने का जितने भी रोड है उनको हम 4 लाइन में हम लोगों ने जोड़ा है। आज नगर पालिका यूआईटी के थ्रू हम लोगों ने खूब काम किया है। आज डेवलपमेंट में जो चित्तौड़ में आज डेवलपमेंट है वो आज जब भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनी है, डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। और 2013 से 18 में भी हमको मौका मिला था, हम लोगों ने अच्छा मिलकर टीम वर्क में हमारे सब सेंटर के लोग मिलकर वहाँ डेवलपमेंट और विकास किया है। और आने वाले दिनों में जब सरकार अभी नहीं हो, मैं वहाँ का एमएलए था, हम पंचायत समिति के थ्रू, ग्राम पंचायत के थ्रू, या एमएलए फंड के थ्रू, या डीएफटी फंड के थ्रू, या सीएसआर फंड के थ्रू हम लोगों ने विकास और डेवलपमेंट वहाँ किया है। और आने वाले दिनों में हम भी अच्छे डेवलपमेंट और विकास करेंगे। 2019 में 18 में भी हमने काम किया है, 2023 के चुनाव में भी वापस हम तैयारी करें, 2023 में भी 23 से जो 28 का कार्यकाल वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल होगा, जो बचे हुए काम हम उसमें करेंगे। अच्छा, मुझे ओंकार सिंह जी लखावत जो धरोहर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष थे, जिन्होंने काफी काम किया इस तरह की विरासत को बचाने का, उसको डेवलप करने के हिसाब से, वो बता रहे थे कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग विकास प्राधिकरण बनना लगभग तय हो गया था मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में, और ये तय हुआ था कि वो चेयरमैन होगा मुख्यमंत्री और जो भी चीफ सेक्रेटरी होगा उसके सेक्रेटरी होगा, लेकिन वो बन नहीं पाया किन्हीं परिस्थितियों में बाद में। तो आपको लगता है कि अगले राज्य में आप उसको पूरा कर पाएंगे ताकि वो एक अच्छे तरीके से हेरिटेज संरक्षित हो सके? दुर्ग प्राधिकरण वास्तव में बनना चाहिए, वसुंधरा जी ने घोषणा भी करी, पर वो लास्ट में हम लोग उसको कर नहीं पाए, सरकार चेंज होने के बाद वो ठंडे बस्ते में मामला चला गया। पर आज जो किले का विकास जो हुआ है वो 2014 से जब मोदी जी की सरकार बनी है उससे लगाकर अभी तक किले का भले रोडों का मामला हो, या वहाँ की टूट फूट का मामला हो, या वहाँ पर्यटक दृष्टि से हो, जो डेवलपमेंट हुआ है वो मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में डेवलपमेंट हुआ है। और वास्तव में डेवलपमेंट अथॉरिटी या वहाँ का चेयरमैन किले का अलग से बनना चाहिए, क्योंकि एशिया का नंबर 1 1-2 में हमारा किला आता है, फोर्ट आता है, और वहाँ बहुत अच्छे धार्मिक स्थान भी है, अच्छी पर्यटक दृष्टि से हमारा किला बहुत अच्छा है, लंबा चौड़ा वहाँ फैला हुआ है। और हो सकता है उस आने वाले दिनों में 2023 में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उसमें प्राधिकरण हम वापस बनाएंगे। और ओंकार सिंह जी लखावत ने भी उस टाइम कोशिश की थी, वसुंधरा जी ने भी हमारे वहाँ अच्छा उसको करने की कोशिश करी है, और आने वाले दिनों में हम लोग उसको डेवलपमेंट वापस करेंगे, विकास भी हम करेंगे, और वहाँ का चेयरमैन भी हम वापस बनाएंगे। अच्छा, बीच में एक बात ये भी आई थी कि जो सीमेंट कारखाने हैं वहाँ के, या जो माइनिंग सेक्टर है, जिसकी वजह से ब्लास्टिंग की वजह से जो दुर्ग है चित्तौड़गढ़ का, उसमें दरारें आ रही है, उसको किस तरह से बचाया जा सकता है? नहीं, उसमें वास्तव में बात तो सही है, जिस प्रकार के वहाँ के
की वजह से इंडस्ट्री भी वहाँ चले, हम इंडस्ट्री का कोई विरोध नहीं करते, इंडस्ट्री की वजह से हम लोगों के वहाँ लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, डेवलपमेंट भी हम लोगों को हो रहा है। पर ब्लास्टिंग वहां से 2-3 किलोमीटर दूर होनी चाहिए। जिस प्रकार ब्लास्टिंग वहाँ पास में होने लग गई, उससे किले को नुकसान भी हुआ है, उसका हम लोगों ने वहाँ विरोध भी किया है। और विरोध करने के बाद वो आज की तारीख को ब्लास्टिंग बंद हुई है, तो किले के संरक्षण भी हम लोगों को जरूरी है, क्योंकि पुरानी धरोहर है। आज किला वापस नहीं बन सकता है, ऐसा किला कहीं हो नहीं सकता, उसके लिए नुकसान नहीं हो, उसके लिए हम सब लोग चाहते हैं। और हम सब लोगों ने, हमारे परिवार के लोगों ने, हमारे संघ परिवार के लोगों ने भी उसमें प्रयत्न किया है, और उन्होंने आगे तक इस बात को उठाई है, और आज उस चीज को कहीं कहीं रोक हुई है। और आज जो किले के जो पहले छोटी मोटी ब्लास्टिंग होने से जो नुकसान हुआ है, उसको वापस रिपेयर करने की भी केंद्र सरकार ने कोशिश करी, वो रिपेयर भी हुआ है, और आज स्थिति ठीक है। एक मुद्दा ये आता रहता है कि वहां का जो पानी है, खासतौर पर जो गंभीरी का है, वहां पर प्रदूषण की बात भी आती रही, पानी के प्रदूषित होने की। पानी का प्रदूषण वहां फैक्ट्रियों से तो कोई प्रदूषण नहीं है, पर हिंदुस्तान जिंक का हमारे वहां प्रदूषण है। और हिंदुस्तान जिंक का इतना बड़ा इतना बड़ा मामला है, तो वास्तव में आए दिन इस प्रकार का पानी उनका वहां छोड़ना, नदी में छोड़ना, वो नुकसानदायक काफी रहा है। उसका विरोध हमने विधानसभा में भी किया है, बाहर भी किया है। और आने वाले दिनों में भी, कभी कभी बारिश के दिनों में उस पानी को नदी में छोड़ देते हैं, उससे जानवर भी मरे हैं, काफी नुकसान भी हम लोगों के बीच में वहां पर। हिंदुस्तान जिंक के इतने बड़े हाथ हैं कि वो कहेंगे उस बात को वहीं दबाने की कोशिश करती है। तो इसलिए आने वाले दिनों में ऐसा कोई प्लांट वो लगाए, इंडस्ट्री तो चले, हिंदुस्तान जिंक भी वहाँ प्लांट चले, प्लांट का हम लोग विरोध इसलिए नहीं करते कि हमारे लाखों लोग वहाँ, बेरोजगार लोग वहाँ काम कर रहे हैं, उसका विरोध हम नहीं करते हैं। पानी को कहीं वो व्यवस्थित छोड़ने की, उस पानी को वापस साफ करने की कहीं की प्रक्रिया करें, और वहां का जो प्रदूषण वो प्रदूषण नहीं फैले, कि आसपास लोगों को वो प्रदूषण का नुकसान होता है। और वो बारिश के अक्सर दिनों में वो कोई जो पानी होता है उनका खराब पानी, वो एसिड वाला पानी या खराब पानी होता है, वो नदी में छोड़ते हैं, वो वास्तव प्रदूषण काफी फैलता है। अच्छा, हिंदुस्तान जिंक का आपने जिक्र किया, गोसुंडा बांध के पानी को लेकर के भी कई बार विवाद होते रहे। गोसुंडा बांध जब गवर्नमेंट से ये हिंदुस्तान जिंक अग्रवाल जी के पास गया था, उस टाइम आसपास के लोगों को वहां का पानी मिले, आसपास के लोगों को वहां के नहरें मिले, इस प्रकार की मांग हम लंबे टाइम से मांग है। और हिंदुस्तान जिंक उसको 23 तक की कैपेसिटी रख के हमको 24-25 आसपास के 5-7 गांवों को और मुआवजा देना बाकी है। उसका मुआवजा लोगों को दे दे, उसको 25-26 तक भरे, और जो पानी 3 मीटर 4 मीटर जो पानी ऊपर का जो पानी है वो गाँव को मिले, नहर के द्वारा मिले, और आसपास के गाँव में पानी पीने का कैसे मिले। चंबल से पानी चलो आगे आने वाला है, वहाँ चंबल की योजना हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मंत्री गजेंद्र सिंह जी वहाँ खूब प्रयत्न कर रहे हैं। 50% तो पैसा केंद्र सरकार का लग रहा है, 50% राज्य सरकार का लग रहा है, वो पैसा चंबल का पानी आ रहा है। उससे पहले वहाँ का पानी 3 मीटर और हाइट उसकी बढ़े, और आसपास लोगों को मुआवजा मिले, और वो पानी नहरों के द्वारा हमारे आसपास के गाँव में पहुंचे, और वहाँ गोसुंडा का बहुत बड़ा तालाब है, उसमें भी उसका ओवरफ्लो का पानी पहुंचे। ऐसी मांग हमारी लंबे टाइम से है, उसको आने वाले दिनों में आने वाली सरकार हम करने की कोशिश करेंगे, उसको करेंगे। अच्छा, चंबल के जो पानी की आप बात बता रहे हैं, वो किस तरह से, क्या लिफ्ट होकर के आएगा या चंबल के पानी की योजना जल जीवन मिशन के तहत बनी है, और उसके टेंडर भी लगभग हो चुके हैं। जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर को पानी मिले, इसका मोदी जी 2023-24 तक हर घर में पानी पहुंचे। राजस्थान में वो काम कहीं कहीं पिछड़ा है, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होने की वजह से, यहाँ कांग्रेस की सरकार होने की वजह से जितना फायदा हम लोगों को मिलना चाहिए वो फायदा मिल नहीं पाया। क्योंकि कहीं कहीं कांग्रेस की सरकार ये सोचती है कि चंबल का पानी जल्दी आ जाएगा तो मोदी जी को धन्यवाद मिलेगा, बीजेपी को धन्यवाद मिलेगा, इसलिए वो काम कर नहीं पाए जिस मात्रा में वहां काम होना था। अभी तक तो पानी आ जाना था, पर अभी टेंडर प्रक्रियाओं में चल रहा है, वो कभी लेट है। पर आने वाले दिनों 2023-24 में हमारी सरकार बन रही है, 100% राजस्थान में भी सरकार बनेगी, केंद्र में भी पहुंचेगी, और साल 2 साल में चंबल का पानी लाके लोगों को पिलाएंगे। और क्या परिकल्पना है, आपको लगता है कि ये भी होना चाहिए? टूरिज्म के लिए लिहाज से वहां पर बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं, लेकिन उस तरह का फ्लो वहां पर शायद नहीं बन पाया जिस तरह का जैसलमेर में है, इस डेजर्ट सर्किट में है, या इसमें ट्रायंगल में है, आगरा जयपुर इसके बीच में, दिल्ली के बीच में। पर्यटक दृष्टि से चित्तौड़गढ़ बहुत अच्छा हब बन सकता है, पर वो उदयपुर हो, आज कुंभलगढ़ हो, आज हल्दीघाटी हो, आज बोले आगरा हो, आज रणथंभौर हो, या सवाई माधोपुर हो,
सब जगह बना हुआ है, पर आज जिस प्रकार की होटलें वगैरह यहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए चित्तौड़ में, वो हो नहीं पाई। आने वाले दिनों हम कोशिश करें वहाँ अच्छी होटलें बने, हमारे वहाँ फोर्ट भी है, बस्सी का जंगल भी है, गोसुंडा बांध भी है, आसपास में सांवरे जी का स्थान भी है, और काफी वहाँ आसपास में शनि महाराज है, बिरोजी का स्थान है, काफी धार्मिक स्थान भी वहाँ है। ऐसा पर्यटक दृष्टि से हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने, हम सब लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने बैठ कर इस बारे में चर्चा भी करी है। और आने वाले दिनों में चित्तौड़गढ़ इतना सेंट्रल है कि इतना अच्छा हम पर्यटक दृष्टि से बन सकता है, उसको बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। अच्छी होटलें भी हमारे लिए बने, और यहाँ रुकने के लिए हमारा अच्छा स्थान हो, और पर्यटक हमारे यहाँ किससे अच्छे डेवलप हो सकता है उसको करने, क्योंकि हमारे यहाँ फोर्ट का बहुत बड़ा नाम है, एशिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में हमारा फोर्ट का नाम है, और धार्मिक स्थान भी आपस में उसको जुड़े और 2 दिन तक पर्यटक वहां रुके, उसके लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। अच्छा, मेवाड़ सर्किट डेवलप करने की बात थी, खासतौर पर जो हल्दी घाटी वाला इलाका है, बिना चित्तौड़गढ़ के महाराणा प्रताप की चर्चा पूरी नहीं होती। विवाद भी लगातार होते रहे, कभी कोई अकबर को महान बताता रहा, और कभी महाराणा प्रताप को लेकर के ये बात आती रही। वहां के लोगों के सेंटिमेंट क्या कहते हैं? चित्तौड़ की धरती 3 जोर हुए हैं, माँ पद्मनी की धरती, मीराबाई की धरती, महाराणा प्रताप की धरती, और आज चित्तौड़ को अगर पूरे संभाग में निकाल दे तो वहां का इतिहास कैसा हो जाएगा वो आप लोगों के सामने है। और चित्तौड़ की धरती शक्ति और भक्ति की नगरी रही है, और वहां 3-3 जोर हुए हैं, और हजारों की तादाद में वहां 36 कौम की लेडियों ने वहां जोर किया है। तो आज वो स्थान बहुत पूजनीय है, वहां की मिट्टी मात्र को सिर पे लगाने से लोगों को उद्धार हो सकते हैं। इस प्रकार की धरती चित्तौड़ की लड़की है, और महाराणा प्रताप को, अकबर को महान बताना, ये यहाँ का कांग्रेस का इतिहास रहा है। कौन महान था, कौन महान नहीं था, वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं थे। महाराणा प्रताप ने जिस ताकत से मेवाड़ में नहीं, पूरे देश में नहीं, वर्ल्ड में आज महाराणा प्रताप का नाम है। महाराणा प्रताप महान थे, महान है और महान रहेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं। इन 8वीं 10वीं की बुकों में इस प्रकार के उन्होंने, इस कांग्रेस की सरकार ने इस प्रकार के छाप कर कहीं के महाराणा प्रताप को डाउन करने की कोशिश करी है, पर इस इतिहास को कोई मिटा नहीं सकता, इतिहास को इधर उधर कर नहीं सकता। आने वाले दिनों में इन लोगों ने जो धांधली करके, इन्होंने मिस्टेक करके जो नाम चेंज किए हैं, वो आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, उनको वापस हम सही करेंगे। और उनको कोई इस प्रकार के सिलेबस में लगाकर इस प्रकार की सरकार ने जो किया है, उस सरकार को भुगतना पड़ेगा। और उसकी महाराणा प्रताप को डाउन बता के अकबर को महान बताना, इसको सरकार को मैं आपको कह रहा हूँ, आने वाले दिनों में 2023 दिसंबर में चुनाव होंगे, इसको बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा, एक हिंदू समाज से बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको लगता है ये भी चुनावी मुद्दा बनेगा? 100% चुनावी मुद्दा है। महाराणा प्रताप देश की क्या पूरे वर्ल्ड में आज महाराणा प्रताप के, मैं कभी विदेशों में गया हूँ तो आज के आप कहाँ से आए हो कि महाराणा भूमि से आए हो, कि आपकी भूमि को टच करने से हम तो महान है, इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है? तो इस चित्तौड़गढ़ का जिक्र आते ही पद्मिनी का जिक्र आता है, मीराबाई का जिक्र आता है, पन्नाधाय का जिक्र आता है। 3-3 विभूतियां अलग अलग, एक बलिदान के लिए, एक भक्ति के लिए, एक शक्ति के लिए। माँ पद्मिनी ने वहां बहुत बड़ा जोर किया था, क्योंकि हो सकता है युद्ध में कई इधर छोटी मोटी बातें हुई है और बहुत बड़ा जोर वहां हुआ है। पद्मिनी का नाम आज चित्तौड़गढ़ जिले में बातें होती है, उस टाइम हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि माँ पद्मिनी तो हमारी माँ थी और माँ रहेगी, उसकी बात हम कर सकते हैं। मीराबाई का वहां पेड़ था, और मीराबाई ने जिस प्रकार कृष्ण भक्ति में लीन हुई है, उससे कोई छुपी हुई नहीं है। और पन्नाधाई आज अपना पुत्र का बलिदान, मेवाड़ के लिए एक पुत्र का बलिदान कर दिया, इससे बड़ी चीज हो नहीं सकती है। माँ पन्ना भी चित्तौड़ की थी, आज माँ पद्मिनी भी वहां की थी, और आज मीराबाई भी वहां के थे। तो हमारे वहां तो बहुत शक्ति और भक्ति की इस नगरी को, बहुत पूजनीय नगरी चित्तौड़गढ़ है। और आज भी चित्तौड़गढ़ में नाम माँ पद्मिनी के नाम से, पन्नाधाय के नाम से हो, मीराबाई के नाम से चित्तौड़ को जानते हैं। और आज उतनी बड़ी विभूतियां चित्तौड़ हुई है, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ इन विभूतियों के बीच में वहां का मैं जनप्रतिनिधि हूँ। तो उनकी याद, वैसे तो ऐतिहासिक प्रसंगों में हमेशा उनको याद किया ही जाएगा, उसको चिरस्मरणीय बनाने के लिए आप कई आयोजन भी कर रहे हैं, खासतौर पर
जोहर स्मृति समारोह की बात होती है, उसको लेकर विवाद भी होता है कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं। जोर मेला वहां का बहुत बड़ा साल में एक बार मनाया जाता है और वहां के यज्ञ हवन के द्वारा वहां 36 कौम के लोग मिलकर, क्षत्रिय लोग तो उसमें मेन होते ही हैं, पर 36 कौम का साथ लेकर जिस प्रकार जोर मेले का आयोजन होता है, इस देश में नहीं में वर्ल्ड का अच्छा मेला या अच्छा वहां का मैं मानता हूँ। वहां की सब तरह की विभूति आई हुई है, देश के राष्ट्रपति भी आए हुए हैं, वहां के प्रधानमंत्री भी आए हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री आए हैं। ऐसा कोई राज्य का मंत्री वहां ऐसा नहीं हो कि वहां जोर मेले में नहीं आया हो। और जो एक बार जोर मेले में आके उसने माँ पद्मिनी का आशीर्वाद जो लिया है वो 100% आगे बढ़ा है। और जोर मेला सभी समाज के लिए, 36 कौम के लिए एक बहुत बड़ा मेला होता है, बहुत बड़ा उत्सव होता है। और उस उत्सव को हम सब लोग उस वहां की मिट्टी को सिर पे चढ़ाकर उसको हम लोग मनाते हैं। और आज भी जोर मेले में हम सब लोग उसको एक बहुत बड़ा पूरे वर्ष का एक उत्सव सा हम लोग मना के उसको करते हैं। अब एक आखिरी सवाल, अब वापस अगर एमएलए जीतते हैं आप और सरकार जिसकी संभावना बहुत ज्यादा मानी जा रही है आती है, तो किस काम को आप पहली प्राथमिकता पे करना चाहेंगे? सरकार की बात करूं, सरकार 100% भारतीय जनता पार्टी की आ जाएगी 2023 में। यहाँ भी आएगा, मोदी जी भी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और चित्तौड़गढ़ शहर को और चित्तौड़गढ़ जिले को पर्यटक दृष्टि से हम कैसे उसको ऊंचाई छू सकते हैं, आने वाले दिनों पर्यटक कैसे बढ़ेंगे, पर्यटक वहां बढ़ेंगे तो लोग जो बेरोजगार बच्चे उनको भी रोजगार मिलेगा। और वहाँ बहुत बड़ा आज सीमेंटेड हब भी है, आज वहाँ हिंदुस्तान जिंक का काम भी है, और इसीलिए भी वहाँ की रोडों की व्यवस्था हो, आज वहाँ अच्छा मॉडल चित्तौड़ कैसे तैयार हो, उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का ही नहीं है, देश के नक्शे पर चित्तौड़गढ़ का नाम कैसे ऊपर हो, उसके लिए हम सब कोशिश करेंगे और चित्तौड़ को एक अच्छा डेवलपमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वक्त दिया इसके लिए। तो ये थे चंद्रभान सिंह आक्या, जो कि चित्तौड़गढ़ से विधायक हैं, सिविल लाइन्स में बातचीत कर रहे थे। देखते रहिए थिंक 360।